आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश से इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्याओं के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वो समस्या है IDPL, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, यानी जहाँ पर जो है दवाइयाँ बनती थी, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जो है सर्वस्व योगदान दिया, सेवा चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा में उपलब्ध दवाइयों के रूप में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। एक समय तक गुजरात में जब प्लेग जैसी महामारी हो गई थी, उस समय जो है इसी संस्थान की वजह से वहाँ प्लेग जैसी महामारी पर नियंत्रण रखा था। आज कोरोना आ गया है, लेकिन कोरोना के लिए संस्थान की तरफ से कोई मदद इसलिए नहीं हो पाई कि ये सिक यूनिट हो गई, बीमार यूनिट हो गई, और इस संस्थान का कोई लाभ जो है केंद्र सरकार नहीं उठा पाई है। आज हम उसी IDPL के पहलुओं पे जांच पड़ताल करने के लिए हमारे कुछ दो वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने IDPL में अपनी सेवा दी, वो इकट्ठा हैं। उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले उनका पूरा परिचय जानते हैं, वो कब से कब तक IDPL में रहे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सतीश लाल शाह है और मैं यहाँ डिप्टी फाइनेंस मैनेजर के पद से रिटायरमेंट हुआ 2014 में। कब से कब तक रहे आप? मैं 16 दिसंबर 1978 में मैंने प्लांट ज्वाइन किया था यहाँ पे। और उसमें विभिन्न पदों पर रहा, असिस्टेंट के पद में भी रहा, अकाउंटेंट के पद में, अकाउंट ऑफिसर के पद में, सीनियर अकाउंट, लास्ट पोजीशन मेरी डिप्टी फाइनेंस मैनेजर की। 78 से लेकर 2014 तक। हाँ, काफ़ी समय आपने यहाँ पे बिताया। बिल्कुल सही जी। हमारे साथ दूसरे और वरिष्ठ बुजुर्ग हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं AK मजूमदार, मैं 1970 से यहाँ कार्यरत हूँ। और जब से IDPL बंद हुई है, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आप उनको देख सकते हैं 2005 से लेकर आज तक उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि IDPL बंद होने से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस वैक्यूम का पूरा फ़ायदा प्राइवेट कंपनियों ने और मल्टीनेशनल संस्थाओं ने पूर्ण रूप से उसको उठाया है। अब हम यहाँ पर ऋषिकेश यूनिट जो है, ये एंटीबायोटिक्स का सिर्फ भारत का नहीं, एशिया की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी थी और हम हर तरह के एंटीबायोटिक्स दवाओं का निर्माण मूल स्तर से करते थे और जिसमें से कि 60% हम इस्तेमाल करते थे और 40% बल्क जो है हम प्राइवेट्स को देते थे। और हम ही से रेनबैक्सी, अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, ये सब हमसे दवा लेकर उसकी अपनी सिर्फ फिलिंग और पैकिंग करते थे और आज हमारी वो जर्जर अवस्था में है। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारा फॉर्मुलेशन विभाग सुचारू रूप से चल रहा था, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गई 2003 के बाद और फिर 10 साल तक कांग्रेस सरकार रही, तो उन्होंने जितना चल रहा था फॉर्मुलेशन ब्लॉक वो चल रहा था और फॉर्मुलेशन ब्लॉक भी अब पिछले 1 साल से बंद है। अगर इसको इसी तरह से बंद रखा गया तो ये भी जर्जर अवस्था में हो जाएगा। हमारी मांग है इस फॉर्मुलेशन ब्लॉक को जो बंद किया है, इसको तुरंत चाहे भारत सरकार चलाए चाहे उत्तराखंड सरकार चलाए, क्योंकि इससे ये राष्ट्रहित में है। क्यों राष्ट्रहित में है? जनता को सस्ती दवाई मुहैया होगी और दूसरा स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार का सृजन होगा। ये हमारे मजूमदार जी थे जिन्होंने 1970 से IDPL में अपनी सेवा दी, इसलिए ये मूलभूत कारणों को भी जानते हैं कि ये आखिर बंद क्यों हुआ। लेकिन मजूमदार जी ने एक बहुत ज़बरदस्त बात बोली, वो है दवाइयों के रेट के ऊपर। जो दवाइयों का रेट जो है डिसकंट्रोल हो गया है, मतलब उस पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं रह गया है। यहाँ तक कि एम्स में भी 60% सस्ती दवाई मिलने के बावजूद भी जो दवाई बेचने वाला होता है वो मोटे मुनाफे में रहता है। और वहीं जो कोरोना काल में जो दवाइयाँ आई, कहीं 5200 की आई, कहीं जो है 3000 की आई। एक कोई दवाई बोल रहे हैं जो कोरोना के इलाज में जो है ज़रूरत पड़ी लोगों को, उस दवाई के रेट भी जो है कहीं ज़्यादा थे, कहीं बहुत कम थे, यानी कि दवाइयों के रेट में भी काफ़ी अंतर देखने को मिला। ये मजूमदार जी से हमें अभी सुनने को मिला है। इसके अलावा इसके बंद होने के कारणों को भी हम इन दो जो वरिष्ठ जो यहाँ पे IDPL के सेवाकर्मी थे, इनसे जानेंगे आखिर ये बंद कैसे हुई, उसके कारण क्या है? बंद होने का मूल कारण ये था कि 87 में चाइना ने यहाँ पर पोटेशियम पेनिसिलिन जो था 265 रुपये kg के हिसाब से बेचने लगा। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी या सरकारी जितनी भी कंपनियां थी भारतवर्ष में, सब हमारे यहाँ से बल्क खरीदा करती थी। उसकी हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स की थी 1125, हमारी 1300 आती थी।
उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन हम धीरे धीरे उसको टेक्नोलॉजी ऑपरेट करके उसको आगे बढ़ा रहे थे, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे ला रहे थे। इतने में जब चाइना ने माल डाल दिया, सारा माल यहाँ से उठाना बंद कर दिया सभी कंपनियों ने। 265 रुपये किलो का माल उठाएंगे, 1125 का माल। में आया था ये मेरे कौन सन में आया था चाइना का बल्क 87-89 के करीब आया था। मतलब 90 के दशक। हाँ, उसने जो है टोटल फेल का कारण चाइना रहा हमारा। जी जी जी, आप क्या कहेंगे मजूमदार जी इस विषय में? ये सरकारी उपक्रम जो बंद हुआ है उसका मुख्य कारण सरकार की गलत नीतियां हमेशा से रही है। कांग्रेस सरकार के समय में भी कोई भी नीति आईडीपीएल के समर्थन में नहीं थी। उन्होंने स्लो पॉइजनिंग किया, लेकिन इस समय की भाजपा सरकार ने आके इसका गला दबा के सांस लेना ही बंद कर दिया और टोटली कंप्लीटली बंद कर दिया। अब सवाल है, नीति बताइए, क्योंकि क्या कारण रहा? हाँ, राजनीतिक मत। हाँ, कारण ये रहे हैं कि दवा उद्योग के ऊपर भारत सरकार ने एक आयोग गठित की थी जिसके चेयरमैन थे श्री जयसुखलाल हाथी, और उस कमेटी का नाम है हाथी कमेटी। तो उस समय बसंत साठे रसायन मंत्री थे, उनसे हमने कहा था कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, चूँकि आप रसायन मंत्री हैं, आप जो नीति निर्माण है वो आप करते हैं। तो जयसुखलाल हाथी ने 3 मेजर रिकमेंडेशन दिए थे। हमने उनसे कहा कि आप 3 में से एक को भी लागू कर दीजिए तो ये आईडीपीएल प्रॉफिट में आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी बॉन्ड पेपर में साइन करके दे सकता हूँ। क्या नीति थी वो, क्या बात थी वो? हाँ, तो बसंत साठे भी इस बात को समझते थे, उन्होंने मेरी काफ़ी सराहना करी। हमने कि मैं सराहना के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ कि आईडीपीएल सुचारू रूप से चले। क्या बात थी जिससे आप लागू हो जाए? हाँ, वो बातें थी मुख्य रूप से कि जितनी एसेंशियल मेडिसिन हैं वो जेनेरिक नेम से जाना जाए, ना कि ब्रांड नेम से। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम टेट्रासाइक्लिन बनाते थे और यही दवाई फाइजर बनाती थी जिसको कहा जाता था टेरामाइसिन, लेकिन लोग जो लेमैन है वो टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन में नहीं समझ पाता है। लेकिन डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे, क्योंकि कंपोनेंट वही है, सिर्फ ब्रांड नेम अलग है। सिप्ला का ब्रांड नेम अलग है, डॉक्टर रेड्डी का ब्रांड नेम अलग है, और आईडीपीएल जेनेरिक दवा बनाती थी। जो भी दवा पेनिसिलिन के नाम से ही बनाती थी, टेट्रासाइक्लिन बनाती थी, टेट्रासाइक्लिन के नाम से ही बनाती थी, एम्पीसिलिन बनाती थी तो एम्पीसिलिन के ही नाम से बनाती थी। और दूसरा कारण इसको घाटे में जाने का था, हमारे ऊपर भारत सरकार ने थोप दिया था कि आप स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाएंगे, क्योंकि उस समय भारत सरकार का एंटी टीबी प्रोग्राम चल रहा था। तो उस टीबी के निवारण हेतु तो हमारे ऊपर जो ज़बरदस्ती की गई कि आप स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने की लागत हमारी आती थी पर वायल इंजेक्शन का 1 रुपये 10 पैसे, लेकिन हम उसको बाज़ार में भारत सरकार को देते थे 65 पैसे के कीमत पे। लेकिन वो जो डिफरेंस होता था उसका सब्सिडी पहले भारत सरकार आईडीपीएल को देती थी, कुछ समय पश्चात उन्होंने सब्सिडी देना बंद कर दिया। तो उसका परिणाम हुआ, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भारत सरकार ने हमेशा लगा के रखी। तो इसका मतलब ये था, मोर वी प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोमाइसिन मोर वी सेल इनकर टू द लॉसेस, क्योंकि सब्सिडी बंद हो गई। इसी प्रकार से अन्य दवाइयों में भी लागू किया गया। तो इस चीज़ को भारत सरकार को, क्योंकि मैं उस समय CI2 की तरफ से कामगार यूनियन में था, इसको हम रसायन मंत्रालय पे ले गए तो उन्होंने बात तो सुनी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस समय मैं जब आईडीपीएल बंदी के कगार पे आ गया तो सेव आईटी फोरम नाम की एक संस्था बनाई गई जिससे कि इस आईडीपीएल को बचाया जा सके, और मैं उसका संयोजक हूँ। और रिटायर होने के बाद रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु रिटायरीज वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण किया गया, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। ये हमारे जो वरिष्ठ सेवा कर्मी थे, इन्होंने बहुत गजब की बात ये बताई है। आईडीपीएल के बंद होने के पीछे जो चाइना का जो एक दवाई थी, कौन सी? पेनिसिलिन,
उसके थोक बाज़ार में जो है बहुत सस्ते दर पे आने की वजह से, और दूसरा जो IDPL जो उसको निर्माण करती थी वो बहुत महंगा था और बाज़ार में जो हमेशा सस्ते दर को ही लागू किया जाता है, सस्ता दर ही अपनाया जाता है। इस वजह से IDPL वो सामान जो है अपना बाज़ार में ढंग से बेच नहीं पाई, उसको नुकसान हुआ। वहीं दूसरा जो दवाई सरकार ने कहा था, जैसे मजूमदार जी ने कहा है कि वो दवाई जो है सरकार ने जानबूझ के कहा कि हम लोग आप ये दवाई का प्रोडक्शन कीजिए, हम उसकी सब्सिडी देंगे। एक समय ऐसा आया कि जब सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया, उसके बाद IDPL इतना नुकसान में आ गया कि वो खुद को संभाल नहीं पाया, और सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण पहले तो कहती है इस दवाई की प्रोडक्शन करो और सस्ते दर पे उपलब्ध कराओ, बाद में उस सस्ते दर का जो डिफरेंस होता है, जो लागत है और जो सस्ता दर उपलब्ध करवाई है, वो सब्सिडी जो है नहीं देती सरकार समय पर, उससे जो है IDPL को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला। इसके अलावा कई कारण इन्होंने बताई है। आप खबरों में बने रहिए, मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश। आगे भी हम लोग आपको IDPL की खबर दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।